बजट से पहले मार्केट में जो चॉपीनेस देखने को मिलती है, नर्वसनेस देखने को मिलती है, वो इस समय पूरी तरह से प्ले आउट हो रही है। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मार्केट वेटरन जुड़े हैं। सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, प्लेजर हैविंग यू ऑन 18 आवर्स स्वदेश, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बार थोड़ा सा जो सेटअप है मार्केट के लिए अजीब है। जिस दिन अच्छे क्यूज होते हैं उस दिन भी मार्केट थोड़ा सा परेशान रहता है। जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को, और इन सब के बीच हुआ यह है कि प्री बजट रैली हैज़ बीन टोटली मिसिंग। बजट के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपका व्यू इस समय क्या है मार्केट पर? देखिए, करीबन 1.5 महीने पहले आप लोगों ने अपने चैनल पर बुलाया था, तब भी थोड़ी बहुत सेलिंग चल रही थी। तब भी मैंने लोगों को याद दिलाया था कि स्टॉक मार्केट के डे टू डे मूवमेंट्स पे ज़्यादा गौर मत करें। अगर आपको इंडिया में कमाना है, मार्केट मूवमेंट देख के आप कोई कमाई नहीं कर सकते। आप अंडरलाइन फंडामेंटल्स पे फोकस करें, इकोनॉमी पे फोकस करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे फोकस करें। अगर आप वो पिक्चर देखोगे, अंडरलाइन इकोनॉमी की, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो छवि आती है, काफ़ी अच्छी छवि आती है। इस सीजन के अर्निंग शुरू हो गए हैं। इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मेकर 13-14% वॉल्यूम ग्रोथ दिखला रहा है। इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी करीबन 14-15% डॉलर टर्म्स में ग्रोथ दिखला रही है ईयर ऑन ईयर। लार्जेस्ट पेंट कंपनी 18-19% वॉल्यूम ग्रोथ दिखला रही है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक 18% पे लोन बुक दिखा रहा है। तो मैं बोलने की जो चेष्टा कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान में अच्छी तरह हो रही है। और जाहिर है, अगर इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो इस साल दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी होगी। इससे यूएस मार्केट में लोग काफी मायूस हो रहे हैं। वो मायूसी इंडिया में आ रही है। मेरे ख्याल से इंडियन बजट की वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। लोग दुनिया का करेक्शन देख के इंडिया में थोड़ा चिंतित हो रहे हैं। मेरा जो सोच है कि ये हमेशा होता रहता है। इकोनॉमिक रिकवरी के शुरुआती साल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं। इससे मायूस नहीं होना चाहिए। इससे डट के और अच्छे कंपनीज में निवेश करना चाहिए। अंडरलाइन फंडामेंटल्स पे फोकस करनी चाहिए। ग्रोथ रिकवरी जो साफ साफ नजर आ रही है, उस पे फोकस करके अच्छे कंपनी में निवेश करके इस रिकवरी का फायदा उठाना चाहिए। राइट। सौरभ, आपका व्यू चाहेंगे क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो आ रही हैं, अभी आपने कैसे एनालाइज की हैं, स्पेशली फाइनेंशियल्स, जो कि आपने पहले भी बात की है कि रिकवरी का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल से होता है, और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 1.5-2 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। बाजार का फोकस पीएसयू बैंक्स में वैल्यू का मीन रिवर्जन की तरफ रहा। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए और कमेंट्री थी, वो भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। आईसीआईसीआई अब थोड़ा चलने लगा था 6 महीने से, लेकिन नंबर्स अच्छे थे। फाइनेंशियल्स का रोल नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इस रिकवरी में कैसा रहेगा, और लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आपका क्या व्यू है? देखिए, कभी भी स्टॉक प्राइस देख के निवेश नहीं करने चाहिए। ये सबसे मुश्किल चीज एक शुरुआती निवेशक के लिए ये होता है। निवेशक हमेशा स्टॉक प्राइस देख के आइदर खुश हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं। स्टॉक प्राइस में कुछ चीज हिडन नहीं है। जो चीज आपको मेरे को गौर करना है कि फ्रेंचाइज की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी सुदृढ़ है या नहीं। तो ये फाइनेंशियल्स में भी यही चीज लागू है। कंपनी सुदृढ़ है या नहीं, हाई क्वालिटी है या नहीं। तो अभी आपने जिन बैंक्स का नाम लिया, एचडीएफसी बैंक मशहूर है लास्ट 25 साल में अपने अर्निंग्स क्वालिटी के लिए, और वो इस क्वार्टर भी दिखने को मिली। 18-19% से लोन बुक ग्रोथ हुई है। जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इकोनॉमिक रिकवरी का एक अच्छा प्ले रहते हैं, और उस रिकवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपको इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि कोटक बैंक आपके लिए एक सरल तरीका है। सो स्टॉक मार्केट पे क्या मार्केट में क्या शेयर प्राइस उतार चढ़ाव हो रहा है, उस पे ना फोकस करके कंपनी की रिजल्ट्स में क्या आ रही हैं उस पे फोकस कीजिए। रिजल्ट्स आपको साफ साफ दिखला रहे हैं कि ये बैंक इकोनॉमी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंपनी में हम निवेश करते हैं। मार्सेलस में हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज में एचडीएफसी एंड कोटक बैंक का अहम हिस्सा है। प्रति हफ्ते इन कंपनीज के हम स्टॉक लेते हैं। सौरभ, प्रियंका ये प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सौरभ, क्योंकि ये बाजार जानता था कि टेपरिंग होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन बाजार इस वक्त जिटरी जो है वो इस बात से ज़्यादा है कि शायद इंटरेस्ट रेट 4 बार बढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बाजार जिनके लिए तैयार था और प्राइस फैक्टर इन था। लेकिन ये जो डिस्ट्रप्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, जो एक जिटरीनेस बाजारों में देख रहे हैं, उसको देखकर क्लियरली एक शिफ्ट तो दिख रहा है सेक्टर्स में। आपको क्या लगता है बड़ा शिफ्ट कहाँ होगा? बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन कौन से सेक्टर्स में ये शिफ्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है ग्लोबली भी?
इनका फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, शेयर प्राइस देख के कुछ शिफ्ट नजर नहीं आता। ये शेयर प्राइस में जो मूवमेंट्स होते हैं काफी रैंडम होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाजार को पता था, दुनिया भर में सबको पता था कि फेडरल रिजर्व इस साल रेट हाइक्स करेगा। काफी हद तक फेडरल रिजर्व ने साफ साफ समझाया भी है कि मार्च अप्रैल के आसपास रेट हाइक शुरू होगी, इसलिए यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इकोनॉमिक रिकवरी के पहले साल के अंत में टिपिकली रेट हाइक्स होना शुरू होते हैं। वो यूजुअली इंडिकेटर होता है कि रिकवरी में अभी काफी दम है, कम से कम 2 साल ये रिकवरी चलेगा। ऐसे माहौल में इकोनॉमी पे फोकस करना एसेंशियल होता है रादर देन शेयर प्राइस पे, राइट। इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें, साफ छवि दिखाई दे रही है ऑफ एक इकोनॉमिक अपलिफ्ट। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छे लेंडर्स में इन्वेस्ट करना, उस इकोनॉमिक अपलिफ्ट का फायदा उठाने की कोशिश है, रादर देन आप और मैं बैठ के ज्यादा मायूस हो जाए स्टॉक प्राइस के बारे में। रिकवरी पे फोकस करते हैं, अच्छे कंपनीज में, मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज में, मार्केट लीडिंग लेंडर्स में फोकस करके इस रिकवरी का पूरा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सौरभ, ये आपने काफ़ी सही बात कही कि हो सकता है भारतीय बाजार कुछ हद तक अलग चाल भी चले। मैं आपसे एक थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, बिकॉज जिसे हम कहते हैं कुछ हद तक एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन इस समय दुनिया के सामने है। ये जो रेट हाइक्स की बात हो रही है फेड की तरफ से, दैट वाज सिग्नल्ड पहले भी, और ओवरऑल इन्फ्लेशन पर सेंट्रल बैंकर्स हॉकिश हैं। लेकिन चाइना के अपनी प्रॉब्लम्स हैं स्लो डाउन से जुड़ी हुई, खासकर रियल एस्टेट और हाउसिंग मार्केट वहाँ पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, और इन सब के बीच भारत है जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। तो ग्लास आधा खाली है लेकिन आधा भरा हुआ भी है कि इन सबके बीच एक अच्छा प्रेडिक्टेबल सस्टेन्ड ग्रोथ मोमेंटम अगर कहीं पर दिख रहा है तो वो भारत में है। तो उस लिहाज से क्या हम ये कह सकते हैं कि 2022 में एक्चुअली भारत के लिए बाकी डेवलप मार्केट्स की तुलना में आउट परफॉर्मेंस का एक बहुत अच्छा केस है? देखिए, जो इकोनॉमिक सेटिंग आज इंडिया के लिए है, ये इस सदी में, इस सेंचुरी में नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा। चाइना की जो दिक्कतें हैं, उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनकी इकोनॉमी में, जैसे आप ठीक बोल रहे हो, रियल एस्टेट में काफी बड़े झटके आ रहे हैं उनके, और कुछ जियोपॉलिटिक्स में वो लोग जूझ गए हैं। इससे अगर चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सॉफ्ट है, कमजोर है, इससे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ठंडा रहेंगे, और उससे इंडिया को फायदा भी। और हमारा देश ज्यादातर कमोडिटीज इंपोर्ट करता है, जैसे सब जानते हैं कि ज्यादातर ऑयल हमारी इंपोर्ट पे आती है। अगर चाइना की इकोनॉमी बहुत तगड़ी भागी नहीं तो तेल का भाव कुछ हद तक कम रहेगा, उससे हिंदुस्तान को फायदा रहेगा। साथ ही साथ चाइना इस लास्ट 20 साल में दुनिया का मेन ग्रोथ इंजन रहा है। बहुत सारा यूएस पैसा चाइना में फ्लो किया है, वही पैसा अब इंडिया की तरफ आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी बड़ी है, डेमोक्रेसी यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ हद तक चाइना से बेटर हालत है। चाइना की दिक्कतों से इंडिया की तरफ पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी का अच्छा फायदा उठाया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना में जो इकोनॉमिक माहौल है उससे इंडिया को फायदा क्या है कि कमोडिटी प्राइस नीचे रहेगी, हमारी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी कुछ हद तक कम रहेगी, और उसका फायदा हमको अगले 2-3 साल में मिलेगा। सौरभ, आप और आपकी टीम, मैं जानता हूं कि लास्ट 1-2 साल से पूरे कंट्री में इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी से बात कर रहे हैं, अब और उनको इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं अपने फंड में, ओवरऑल एक्विटीज़ का एक्सपोजर। आपको अच्छा ग्रिप है कि डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल सेंटिमेंट क्या है। मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि अभी हमने देखा है, डेटा ये कहता है कि लास्ट 1-2 साल में जितना पैसा बाजार में आया उतना शायद 7-8 साल में नहीं आया, या उतने डीमैट अकाउंट उतने खुले जितने पूरे नहीं थे। उस तरह के डेटा कंपेयर हो रहे हैं। इस तबके ने, जो एक लार्ज मेजॉरिटी मार्केट का बन गई है, न्यू इन्वेस्टर, इन्होंने एक अच्छा करेक्शन जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग वाला देखा नहीं है। और लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर क्योंकि नेक्स्ट क्योंकि लास्ट 3 साल बहुत अच्छे रहेगा, अच्छा करेक्शन आएगा, तो क्या ये लिक्विडिटी का फ्लो, ये 11,500 का SIP फिगर, क्या ये बरकरार रहेगा? वो ट्रू लिटमस टेस्ट हो सकता है इन्वेस्टर्स का। आप ही क्या राय है कि क्वेश्चन होंगे क्या मार्केट में फॉल्स? ये नया इन्वेस्टर क्या क्वेश्चन कर पाएगा फॉल्स, और ये पैसा लगातार बना रहेगा क्या इसी तरह का स्ट्रॉन्ग फ्लो?
देखिए कुछ हद तक जो नए इन्वेस्टर का जो लहर आई है नए इन्वेस्टर की, कुछ हद तक वो सिक्लिकल है, कुछ हद तक वो स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल क्यों है? बिकॉज आरबीआई ने जो डेटा छापा है कि इंडिया का करीबन 90% हाउस होल्ड सेविंग्स, 90% हिंदुस्तान की हाउस होल्ड सेविंग्स फिजिकल सेविंग्स में लगी हुई है, मतलब कि गोल्ड और रियल एस्टेट। वो कुछ खास कंपाउंडिंग तो आती नहीं है, ना तो रियल एस्टेट ना तो गोल्ड में कुछ खास कंपाउंडिंग आती नहीं है। तो जाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियलाइजेशन का दौर चलता रहेगा, वो 90% जो हाउस होल्ड सेविंग्स हिंदुस्तान का जो लगा हुआ है फिजिकल में, वो धीरे धीरे मार्केट की तरफ आएगा। इंडिया की मोटा मोटी हाउस होल्ड सेविंग्स, हमारा जो अनुमान है, करीबन $10 ट्रिलियन है। तो अगर हम माने कि अगले 10 साल में उसका 10%, मतलब $1 ट्रिलियन, अगर 10% ऑफ 10 ट्रिलियन, 10% ऑफ 10 ट्रिलियन मतलब कि $1 ट्रिलियन धीरे धीरे मार्केट की तरफ आए, वो बहुत सारा पैसा है। इंडिया में स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड उससे बरकरार रहेगी, राइट। ये काफी बड़ी स्टोरी है। लास्ट 5-6 साल से साफ जाहिर हो रहा है कि हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ आना है, और उससे खूब सारा पैसा अगले दशक में मार्केट की तरफ आएगा। लेकिन जैसे आपने ठीक बोला, जिस प्रकार से दुगना या तिगुना हुआ है डीमैट अकाउंट का जो काउंट लास्ट 1-1.5 साल में, जाहिर है उसमें से काफी सारे लोग हैं जो मार्केट को ठीक समझ नहीं रखते, और कुछ हद तक वो लोग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में अपना पैसा गंवा सकते हैं। और वो मेरे ख्याल से होगा भी, वो हर बुल मार्केट में होता है, वो यूएस में हो या इंडिया में हो या यूके में। कुछ हद तक डे ट्रेडर मार्केट में आ जाता है, उसको मार्केट की खास समझ नहीं होती, और वो अपने पैसे गंवा डालता है। लेकिन वो छोटी स्टोरी है। अगर हम स्ट्रक्चरल स्टोरी देखें, स्ट्रक्चरल स्टोरी कि हिंदुस्तान के हाउस होल्ड्स मार्केट की तरफ आ रहे हैं, और ये सिलसिला 5-6 साल से जारी है। मेरे ख्याल से ये अगले दशक की बड़ी स्टोरी रहेगी। राइट सौरभ, जाहिर तौर पर कई सारे सेक्टर्स की बात की जा रही है जो सिक्लिकल है, जो एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद निकल के आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यहाँ बात की जा रही है कि बजट में यहाँ अच्छे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। जाहिर तौर पर ये सेक्टर तो बेनिफिटेड होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है वो ज़रूर इम्पैक्टेड होगी। आपके पास आपके पोर्टफोलियोज में कई सारे काउंटर्स हैं, पेन स्टॉक्स हैं, पिडलाइट जैसे काउंटर्स हैं, बट इस जोन में, इस सेक्टर में अगर आपने रिसर्च की हो, कुछ और नए स्टॉक्स या सेक्टर्स जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यहाँ पोटेंशियल अच्छा है और वो ऐड किए जा सकते हैं? बिल्कुल जी, काफी सालों से हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि रियल एस्टेट में जो अप ट्रेंड होता है उसका फायदा डेवलपर से ज्यादा उसका फायदा रहता है बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनीज में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पोर्टफोलियोज में काफी सारे कंपनीज हैं इस तरीके के। तो एस्ट्रल पॉली भी हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, जो भूमिका एशियन पेंट में निभाती है, जो पीडिलाइट एडिसिव्स में निभाती है, हमारे ख्याल से कुछ हद तक सीपीवीसी पाइप्स में एस्ट्रल की भी वही रोल है। कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई है, लास्ट 3-4 साल में जबरदस्त फ्री कैश फ्लो जनरेशन आ रही है। संदीप इंजीनियर साहब ने अपने टीम के साथ लास्ट 20 साल में कमाल का काम किया है। सो ये पूरा जो माहौल है, अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें एस्ट्रल का या पीडिलाइट का या एशियन पेंट्स का, या हमारे पोर्टफोलियो के बाहर अल्ट्राटेक का भी वॉल्यूम ग्रोथ देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ का माहौल है। बिकॉज जैसे आप ठीक बोल रहे हो, रियल एस्टेट की लहर आ रही है। रियल एस्टेट की लहर, रियल एस्टेट डेवलपर को खरीद के मत खेलिए, बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स में निवेश करके इसका फायदा उठाइए। सौरभ, आपने अब तक के जो रिजल्ट्स देखे और आपने खुद ही कहा जैसे कि उसमें काफ़ी ब्राइट स्पॉट्स हैं, अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो अब तक जो रिजल्ट्स रहे हैं और जिस तरह की रिकवरी मार्केट में प्ले आउट हुई है 2022 के लिए, मिड कैप के लिहाज से या फिर स्मॉल कैप के लिहाज से, अगर हमें कोई 2-3 सेक्टर्स चुनने हो जहां पर आपको सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस का भरोसा है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना सेक्टर्स के बारे में हम दिमाग नहीं खपाते। हम जो चेष्टा करते हैं, कोशिश जो हमारी रहती है कि मार्केट लीडर के साथ निवेश किया जाए, जो अपने सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, सबसे शक्तिशाली स्टॉक है। और इसकी जो कारण है, हमारे वन ऑफ द रीजंस हम मार्केट लीडर के साथ निवेश करते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट का जो माहौल बनता है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का जो माहौल बनता है, एक इकोनॉमिक तेजी में सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट बहुत जल्दी भागने लगते हैं, और जो मार्केट लीडर होता है वो बेस्ट डील कर पाता है इसके साथ। तो इसी वजह से हम मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस के साथ निवेश करते हैं ना। अच्छी बात क्या है कि कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं जो मार्केट लीडर्स हैं, तो जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में अल्काइल अमीन्स है जो मार्केट लीडर है, जीएमएम फॉडलर है जो मार्केट लीडर है,
गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स हैं जो मार्केट लीडर हैं। सो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप उतना मेरे ख्याल से उतना अहम ये डिस्टिंक्शन नहीं है जितना कि आपने और हमने मार्केट लीडर के साथ मार्केट में निवेश किया। यानी ऐसे इकोनॉमिक रिकवरी के माहौल में जहां पे इन्फ्लेशन खूब तेजी से आ रही है बिकॉज डिमांड इतना भाग रहा है, ऐसे माहौल में बहुत मेरे ख्याल से आपके दर्शकों के लिए ये एसेंशियल है कि ये मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज के साथ निवेश करें। वो स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं। राइट सौरभ, एक मैटर पे आपका ओपिनियन लूंगा। ओवर द वीकेंड में एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था और लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है बाजार में इस तरह के काफी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए हैं कि एक तो न्यू एज कंपनीज कुछ आ रही हैं और वो अलग अलग सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी की मदद से डिसरप्ट कर रही हैं और उनका अडॉप्शन टेक्नोलॉजी का काफी तेज स्पीड से, और विदेशी पैसा बहुत बैक कर रहा है उसको, डोमेस्टिक पैसा भी बहुत बैक कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो लेगेसी कंपनीज हैं उनका खुद टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ गया है अपने प्रोसेसेस में और वो भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रही है वेरियस वे में, सिर्फ गो टू मार्केट ही नहीं बट इंटरनली भी एफिशिएंसीज इंप्रूव करने के लिए। आपने लेगेसी कंपनीज, बहुत सारी लेगेसी कंपनीज को क्लोजली देखा है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत अर्ली स्टेज से किया और अपने कंपेरेटिव एडवांटेज में ये बहुत अच्छा है। आई थिंक आपकी किताब में एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल आता है कैसे वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो अब जब ऑटो स्पेस काफ़ी रिबाउंड कर रहा है, तो ऑटो का रेफरेंस लेते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि लेगेसी कंपनीज के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन स्ट्रैटेजी को या आप कैसे देखते हैं? क्या वो पीछे रह जाएंगे? क्या ये मानना बहुत सिंपल अजम्पशन है? और नई जो कंपनीज हैं सेक्टर्स की, वो टेक्नोलॉजी वो कैसे ले रही हैं? देखिए जी, ये जो मुद्दा है टेक्नोलॉजी का, इसमें आई थिंक दो अलग अलग पहलू हैं जो मेरे ख्याल से अहम है। पहला तो है कि टेक्नोलॉजी इतना अब कॉमन प्लेस है कि आप और हम भी ये जो इंटरेक्शन कर रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी के जरिए से है। आपका कंपनी भी टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से भरपूर इस्तेमाल करता है और मार्सेलस में मेरे कोलीग्स भी करते हैं। तो आज शायद कोई भी इंपॉर्टेंट कंपनी, कोई भी सिग्निफिकेंट कंपनी हमारे मार्केट में नहीं है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती। फर्क ये है कि कुछ कंपनी, जैसे कि आपने हाईलाइट किया एशियन पेंट्स, या मैं और एक उदाहरण दूंगा बजाज फाइनेंस, हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा। कुछ कंपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिवली करते हैं। हमने टाइटन में भी देखा है, हमारे और एक पोर्टफोलियो स्टॉक टाइटन में भी देखा है, बहुत कमाल का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का। सो कुछ कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत चालाकी से, बहुत दिमाग से, बहुत इफेक्टिवली करते हैं, और कुछ दूसरे कंपनी है जो टेक्नोलॉजी का उतना भरपूर इस्तेमाल कर नहीं पाते। तो यह पहली बात हो गई। दूसरी